हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरुकुलम के ऑनलाइन क्लासेज में। कैसे हैं? कई दिनों बाद हम अपना चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ठीक, चलिए देखिए, आज हम देखेंगे नियंत्रण और समन्वय के बारे में। यह हमारा नया चैप्टर है, 6वां चैप्टर। इसके बारे में हम शुरू कर रहे हैं। ठीक, केमिस्ट्री के 3 चैप्टर आपके करा दिए गए हैं। 4था चैप्टर आपका जल्दी शुरू हो जाएगा। बायोलॉजी का 1 चैप्टर कंप्लीट हो गया है, दूसरा चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। चलिए देखिए, हम पहले पढ़ेंगे नियंत्रण और समन्वय के बारे में। यानी इस पूरे चैप्टर में हम पूरी तरह से नियंत्रण और समन्वय यानी कंट्रोल, हमारे शरीर किस तरह से कंट्रोल होता है। ठीक, समन्वय मतलब किस प्रकार से संदेश भेजे जाते हैं या फिर हमारे शरीर का पूरा नियंत्रण का जो सिस्टम है वह दोनों मिलकर क्या होता है, नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक, देखिए, नियंत्रण एवं समन्वय वाले इस चैप्टर में हम सबसे पहले देखिए कुछ बातें ऐसे शुरू करेंगे। जैसे देखिए, आपको कुछ पता है गतियाँ क्या होती हैं? गतियाँ या फिर गति की बात करते हैं। गति मतलब कोई चीज़ गतिमान हो यानी चल रही हो। ठीक, या फिर बात करें हम मनुष्यों में या जीव जंतुओं में बात करें तो जीवों में गति की बात करते हैं यदि। ठीक, जीवों में बात करते हैं तो इनमें क्या होती है, कुछ गतियाँ ऐसी होती है जिसके कारण, देखिए, कुछ गतियाँ ऐसी होती है जिसके कारण उनमें वृद्धि नहीं होती है। कहने का मतलब कि सभी गतियाँ जो होती हैं वृद्धि की नहीं होती हैं। ठीक, यानी कोई आप गति कर रहे हैं, गति करने का मतलब यदि आप कुछ काम कर रहे हैं तो क्या उससे आप बढ़ जा रहे हैं? नहीं। ठीक, यानी हर गति क्या होती है, वृद्धि से संबंधित नहीं होती है। प्रत्येक गति वृद्धि नहीं करती। देखिए, अभी हम समझेंगे इसके आगे तो ये बात आपको समझ आ जाएगा। यानी प्रत्येक गति, जीवों में हम बात कर रहे हैं तो प्रत्येक गति जो होती है वृद्धि नहीं करती है। यानी कोई भी गति हम कर रहे हैं तो हमारे अंदर वृद्धि नहीं हो जाएगी, हमारी शरीर की लंबाई, हाइट या कुछ भी हमारे अंदर वृद्धि नहीं होगी। ठीक, जैसे कोई भी गति में बात करें, हम देखिए खेल कूद रहे हैं तो क्या हम बढ़ जाते हैं? वो कहते हैं खेलने कूदने से बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर खेलने कूदने का मतलब कि एक दिन में तो बढ़ नहीं जाएंगे। ठीक, तो कोई गति करने से हम वृद्धि नहीं करते। मतलब गतियाँ होती हैं जिनसे वृद्धि होती है, लेकिन सब गतियों से वृद्धि नहीं होती है। इन्हीं गतियों को हम 3 प्रकार से बांटते हैं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। यही जो गतियाँ हैं, प्रत्येक गति वृद्धि नहीं करती है। इन्हीं गतियों को हम 3 प्रकार में बांटते हैं। एक होता है ऐच्छिक गति, ऐच्छिक गति। दूसरा होता है अनैच्छिक गति और तीसरा होता है प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया। अब देखिए, समझिएगा, ऐच्छिक गति क्या होती है? वह गति जो हमारी इच्छा से हो, यानी जिस पर हमारा नियंत्रण हो, जो हम अपनी जैसे हम चाहे वैसे कर सकते हैं या जब चाहे तब करें। यानी ऐच्छिक गति क्या होती है? जो हमारी इच्छा पर हो, यानी हमारी इच्छा पर हो, हमारी इच्छा से हो। जैसे में खेलना, खेलने के लिए आपको कोई बोल नहीं सकता, आपकी इच्छा होगी तब खेलेंगे। पढ़ना, ठीक, बहुत सी ऐसी गतियां हैं जो हमारी इच्छा से होती हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे? ऐच्छिक गति। खेलना हो गया, पढ़ना हो गया, घूमना फिरना हो गया। तो देखिए, इन सब में क्या हो रही है? कोई ना कोई तो गति हो रही है। ठीक, कोई ना कोई गति हो रही है, लेकिन इन गतियों द्वारा वृद्धि नहीं होती है। ध्यान रखिए, खेलने पढ़ने से आपकी वृद्धि हो जा रही है, शरीर में लंबाई बढ़ जा रही है शरीर की? नहीं ना। तो वही चीज़ कह रहा है कि जिन गतियों से वृद्धि नहीं होती उन्हीं गतियों को हम कितने भागों में बांटे हैं? 3 भागों में। ऐच्छिक गति, अनैच्छिक गति, प्रतिवर्ती क्रिया। अब देखिए, ऐच्छिक गति हमारी इच्छा से होती है, जिसे खेलना कूदना, पढ़ना, घूमना। ठीक, अब अनैच्छिक गति देखिए, जो यानी ऐसी गति जो हमारी इच्छा से न हो, जो हमारी इच्छा से न हो, यानी इस पर हमारा नियंत्रण न हो, इच्छा से न हो। जैसे हम देखिए एग्जाम्पल,
हमारी इच्छा से कौन सी गति नहीं होती है? जैसे हम बात करें श्वास लेना, क्या हम जब चाहे तभी श्वास ले सकते हैं? सांस रोक कर देखिए, अभी 1 मिनट के अंदर आपको दोबारा से मतलब कि घुटन होने लगे। तो जैसे श्वास लेना श्वसन, ठीक बोल सकते हैं श्वसन। उसके बाद पाचन, भोजन खाते हैं तो पाचन क्रिया आप अपनी इच्छा से नहीं कर सकते, वह हमारे शरीर में होता रहता है अपने आप, ठीक। तो अनैच्छिक गति है, श्वसन हो गया, पाचन हो गया, ऐसी बहुत सी क्रियाएं हैं जो हमारी इच्छा पर नहीं नियंत्रित होती हैं, ठीक, जो हमारी इच्छा पर न हो या फिर इच्छा से न हो, ठीक, यानी इन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, जैसे श्वसन हो गया और पाचन। क्या आप और उसके बाद एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, हृदय का धड़कना, ठीक, हृदय का धड़कना। अब बताइए, क्या आप हृदय को बोल सकते हैं कि आज नहीं कल धड़कना, आज का संति, मतलब आज के हिस्से का आज मैं धड़को कल धड़कना, नहीं ना। तो हमारा उस पर नियंत्रण है ही नहीं, कोई इच्छा हमारी मर्जी से नहीं होगा, वह अपने आप चल रहा है क्रिया, ठीक। तो यानी वह क्रिया जो हमारी इच्छा से ना हो, जैसे श्वसन, पाचन, हृदय का धड़कना, ठीक। अब प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में हम समझते हैं। देखिए, आपको इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान रखना है, ये तो ध्यान रखना ही है, ठीक। लेकिन ये देखिए, इसी चैप्टर इसी क्रिया से आगे चलकर हम अभी पढ़ेंगे और भी बातें, ठीक। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? देखिए, कोई क्रिया अचानक यदि होती है, जैसे में अचानक की गई कोई क्रिया, मान के चलिए जैसे आप रोड पर जा रहे हैं, अचानक से आप देखे आपके सामने से एक कार आ गई, ठीक, तो आप उसको देखकर बगल हट गए, यानी आपने क्या की? अचानक से क्रिया की। कैसे की? अचानक से। यानी जब कोई क्रिया क्या होती है? किसी वस्तु को देखकर अचानक से की गई क्रिया, क्या? किसी वस्तु को देखकर अचानक की गई क्रिया, की गई क्रिया क्या कहलाती है? प्रतिवर्ती क्रिया। जैसे एग्जाम्पल आपको दिया मैंने कि यदि आप रोड पर जा रहे हैं, अचानक से कार सामने से आ गई तो आप साइड हट जाते हैं, ठीक। और एग्जाम्पल, जैसे आप घर में खाना बन रहा है, आप देखिए यदि गरम गरम कोई भी खाना है, उस पर आप हाथ लगाएंगे, ठीक, तुरंत हाथ लगाएंगे तो आपका हाथ जल जाएगा और तुरंत आप हाथ पीछे कर लेंगे। यानी गरम खाने को या फिर गरम तवे पर, चाहे जो भी बोल सकते हैं, गरम वस्तु को छूकर हाथ का पीछे करना तुरंत, ठीक। यानी इसमें पहले देखिए, कार को देखकर पीछे हटना, कार को देखकर पीछे हटना। उसके बाद जैसे किसी गरम वस्तु को छूकर हाथ हटाना, किसी गर्म वस्तु को छूकर हाथ हटाना। तो क्रियाएं समझ में आ गई। हमारे मनुष्य में मतलब कि गति जिनसे वृद्धि नहीं होती है, ठीक, वह 3 प्रकार की होती है। प्रत्येक जीवों में वह गति जो वृद्धि नहीं करती है, ठीक, वह 3 प्रकार की होती है। ऐच्छिक गति, अनैच्छिक गति, प्रतिवर्ती क्रिया। ऐच्छिक गति हमारी इच्छा से हो, खेलना कूदना पढ़ना। अनैच्छिक गति जो हमारी इच्छा से न हो, श्वसन, पाचन, हृदय का धड़कना। प्रतिवर्ती क्रिया किसी वस्तु को देखकर अचानक से की गई क्रिया, कार को देखकर पीछे हटना, गर्म वस्तु को छूकर हाथ का हटाना, ठीक। इतना समझ में आ गया? इसको लिखिए, नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलिए,
अब हम देखते हैं उद्दीपन और अनुक्रिया। उद्दीपन और अनुक्रिया। यानी उद्दीपन क्या होता है और अनुक्रिया क्या होती है। देखिए, एक तरह से उद्दीपन समझिए कारण और अनुक्रिया समझिए उसके प्रति की गई क्रिया। देखिए, उद्दीपन मतलब समझ लीजिए यहाँ पर कारण है, अनुक्रिया जो है की गई क्रिया। ठीक, की गई क्रिया मतलब उद्दीपन वह घटना है, कारण मतलब घटना। ठीक, वह घटना है जिसके प्रति क्या की जाती है, इसके प्रति क्या की जाती है, क्रिया। और यही क्रिया क्या कहलाती है, अनुक्रिया। यानी किसी वस्तु के या फिर किसी घटना के प्रति की गई क्रिया क्या कहलाती है, अनुक्रिया। लेकिन उद्दीपन जो होता है वह घटना होती है। यानी कोई घटना यदि है तो वह क्या कहलाएगा, उद्दीपन। अनुक्रिया क्या होगी, वह क्रिया जो होगी उसके प्रति की जाएगी। यानी क्रिया या प्रतिक्रिया या जो भी बोलिए। ठीक, क्रिया या प्रतिक्रिया। जैसे बताइए, जैसे हम देखिए, आपने क्या किया, कार देखा, कार को देखा। ठीक, कार को देखकर क्या किया आपने, पीछे हट गए। पीछे हटना यानी कारण क्या हुआ या फिर घटना क्या हुई, कार को देखना ना। यानी कारण क्या था, कार को देखना। और पीछे हटना क्या था, आपकी क्रिया। यानी किसी, क्या लिख सकते हैं, किसी घटना के प्रति या फिर घटना या कारण के प्रति की गई क्रिया अनुक्रिया कहलाती है तथा वह घटना या फिर कारण उद्दीपन कहलाता है। क्या कहलाता है, उद्दीपन कहलाता है। मतलब समझिए एक बार फिर से, किसी घटना या कारण के प्रति की गई क्रिया अनुक्रिया कहलाती है तथा वह घटना क्या कहलाता है, उद्दीपन। ठीक, यानी आपने क्या किया, कार को देखा, कार को देखना क्या है आपका, घटना या कारण है। उसके प्रति क्या किया आपने, पीछे हट गए तो अनुक्रिया किया। यानी किसी कारण के प्रति या घटना के प्रति की गई क्रिया या अनुक्रिया कहलाती है। और वह घटना या कारण क्या होता है, उद्दीपन होता है। ठीक, समझ गए, इसको नोट करिए। ऐसे में यदि गर्म तवे को आप छुएं तो क्या होता है, हाथ जल जाता है। तो गर्म तवा क्या हुआ आपका, उद्दीपन। और अनुक्रिया क्या हुआ, हाथ का पीछे हटाना। ठीक, चलिए देखिए, जो आपके उद्दीपन है उन्हें हमारे किसी शरीर के भागों द्वारा ग्रहण किया जाता होगा। यानी तभी तो हमें पता चलता होगा कि हाँ क्या हमने देखा, यानी हमने कार देखा या फिर हमने कुछ छुआ तो क्या किया, कुछ न कुछ किसी शरीर के अंगों द्वारा ग्रहण किया गया। उन्हें क्या कहते हैं, ग्राही अंग। उसके बारे में हम समझते हैं। ठीक, यानी उद्दीपन को ग्रहण करने वाले। देखिए, ग्राही अंग क्या होते हैं, ग्राही अंग देखिए किसी उद्दीपन को ग्रहण करने वाले। यानी किसी उद्दीपन को ग्रहण
करने वाले जिसके प्रति कोई जीव क्या करता है, क्रिया करता है, क्रिया या अनुक्रिया करता है। यानी किसी उद्दीपन को ग्रहण करना जिसके प्रति कोई जीव क्या करता है, क्रिया या अनुक्रिया करता है। जैसे देखिए हमारे शरीर में या फिर हम बात करें ग्राही अंगों के 5 होते हैं, ठीक। कौन कौन से होते हैं आपको पता है, 5 ज्ञानेंद्रियाएं होती हैं। उन्हीं ज्ञानेंद्रियाओं को ग्राही अंग नाम दिया जाता है, ठीक। ज्ञानेंद्रियाएं, इन्हीं ज्ञानेंद्रियाओं को क्या नाम दिया जाता है, ग्राही अंग। कौन कौन सी होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, यानी ज्ञानेंद्रियाँ कितनी होती हैं, 5। और यही ज्ञानेंद्रियाँ क्या कहलाती हैं, ग्राही अंग, ठीक। देखिए कोई चीज़ हम देखते हैं तो उन्हें ग्रहण कौन करता है, आँख करता है। यानी वो हमारे ग्रहण करके ग्राही अंग कहलाएगा एक तरह से। वो ग्रहण करके कहाँ पहुँचाता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, मस्तिष्क तक पहुँचाता है, मेरुरज्जु तक पहुँचाता है, जो नियंत्रण करते हैं, बताते हैं कि इस चीज़ को तुम पीछे कर लो या पीछे हट जाओ जिससे चोट ना लगे, ठीक। यानी संदेश भेजते हैं। तो ग्रहण कौन करता है, आँख की, आँख भी करता है, कान सुनकर, ठीक। नाक, जैसे हम कोई स्वाद गंध लेते हैं तो नाक द्वारा लेते हैं, ठीक, वह भी क्या हुआ, ग्राही अंग। जीभ द्वारा हम रस लेते हैं, ठीक, मतलब सूंघना होता है नाक का, यहाँ जीभ द्वारा क्या होता है, स्वाद लेना, ठीक। त्वचा से स्पर्श करना, कोई गर्म चीज़ हम छुए और हाथ पीछे कर लिए, समझ रहे हैं ना। देखिए हम समझते हैं पहले आँख जो होता है यह क्या करता है, देखने का कार्य करता है। कैसा कार्य, देखने का कार्य करता है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, जैसे देखिए सभी के आगे ग्राही लगाएंगे तो आँख को जो कहते हैं, पहले इसका देखिए, कान जो होता है ये क्या करता है, सुनना, कान का सुनना। नाक का क्या होता है, गंध लेना, ठीक, या फिर सूंघना। जीभ का स्वाद, त्वचा का स्पर्श, ठीक। आँख का देखना, कान का सुनना, नाक का सूंघना, जीभ का स्वाद लेना, त्वचा का स्पर्श करना, ठीक। अब देखिए, अब हम देखते हैं इसका कार्य का मतलब कि देखिए आँख जो होता है यह देखने का कार्य करता है। तो किसकी उपस्थिति में देखता है, प्रकाश की ना। तो प्रकाश की उपस्थिति में देखता है तो इसे क्या कहेंगे, प्रकाशग्राही, यानी इसे नाम दिया जाता है। देखिए आपके एग्जाम में लिख कर आएगा यदि ना कि ग्राही अंग आँख का कार्य होता है, तो वहाँ पर ऑप्शन में ये नहीं होगा कि देखना, ऑप्शन में वो ये होगा कि प्रकाशग्राही, ठीक। तो आपको क्या लगाना होगा, प्रकाशग्राही। कान क्या है, यह ध्वनिग्राही है। क्या है, ध्वनिग्राही, यानी ध्वनि को ग्रहण करता है। नाक क्या है, इसे कहते हैं घ्राणग्राही। क्या कहते हैं, घ्राणग्राही। घ्राण का मतलब होता है गंध, और गंध लेना मतलब सूंघना, तो इसे कहते हैं घ्राणग्राही। जीभ क्या होता है, रस संवेदीग्राही। कैसा, रस संवेदी, मतलब कि रस जो होते हैं किसी प्रकार से उन्हें स्वाद लेने का कार्य करता है, रस संवेदीग्राही। त्वचा आपका आ जाएगा स्पर्श ग्राही है, यानी कि एक तरह से कोई उद्दीपन को ग्रहण करना, ठीक। प्रकाशग्राही, ध्वनिग्राही, घ्राणग्राही, रस संवेदीग्राही, और उसके बाद त्वचाग्राही, त्वचा जो है उस स्पर्शग्राही है, इसे क्या कहेंगे, उष्माग्राही, ठीक। उष्माग्राही यानी उष्मा को एक तरह से ग्रहण करता है, यानी हमारे आसपास के वातावरण को जो टेम्परेचर होता है उसको बताता है, मतलब कि इसके द्वारा ही पता चलता है, ठीक। और उसके बाद यदि हम गर्म चीज़ को छुए तो इससे क्या होता है, हम हाथ पीछे कर लेते हैं, तो वह गर्म चीज़ को कौन बताया, उष्मा ग्रहण किया कौन, त्वचा किया ना, ठीक।
तो ये पांचों ज्ञानेंद्रियाएं हो गई। यानी ग्राही अंग क्या होते हैं? किसी उद्दीपन को ग्रहण करने वाले, जिसके प्रति हम क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं या क्रिया करते हैं। ये 5 प्रकार की होती हैं, जिन्हें हम ज्ञानेंद्रियाओं में के बारे में जानते हैं, उन्हें वही ज्ञानेंद्रियाएं इसमें भी होती हैं, मतलब यही होती हैं। ठीक, कितनी होती हैं? 5। आँख पहला हो गया, कान दूसरा हो गया, नाक तीसरा हो गया, जीभ चौथा हो गया, त्वचा पांचवा हो गया। ठीक, आँख देखने का कार्य प्रकाश ग्राही, कान सुनना ध्वनि ग्राही, नाक सूंघना घ्राण ग्राही, घ्राण का अर्थ होता है गंध। ठीक, जीभ स्वाद लेना रस संवेदी ग्राही, त्वचा स्पर्श करना उष्मा ग्राही। ठीक है ना? तो चलिए इतना नोट करिए। हो गया? देखिए, अब हम बात करते हैं जंतु तंत्रिका तंत्र। ठीक, जंतु तंत्रिका तंत्र। देखिएगा, जंतु तंत्रिका तंत्र 2 प्रकार की होती है। जंतु तंत्रिका तंत्र पहले होती क्या है? हमारे शरीर को नियंत्रण करने का जो कार्य करती है, यानी वह तंत्रिका तंत्र वह तंत्र। ठीक, वह तंत्र जो हमारे शरीर को नियंत्रण करने का कार्य करती है, उसे क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र। वह तंत्र जो हमारे शरीर को नियंत्रण करने का कार्य करती है, उसे क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र। ठीक, नियंत्रण करती है। क्या करती है? नियंत्रण। अब देखिए, यह 2 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की? 2। एक होती है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। दूसरा होती है परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय को इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसको बोलते हैं, देखिए, ये जो तंत्रिका तंत्र है इसे क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम। ठीक, तो इसका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का क्या हो जाएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसलिए शॉर्टकट में इसे लिखते हैं, शॉर्ट में CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक, इसे लिखते हैं PNS, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNS, परिधीय तंत्रिका तंत्र PNS। ठीक, अब देखिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मतलब क्या है? यानी हमारे तंत्रिका तंत्र का जो हमारे नियंत्रण करता है या समन्वय का कार्य करता है, नियंत्रित करने का कार्य करता है, उसमें जो हमारा केंद्रीय होता है, केंद्रीय मतलब जो पूरी चीज़ों को नियंत्रित करके रखता है, वह 2 प्रकार का होता है। एक होता है मस्तिष्क, यानी इसमें 2 आते हैं, 2 प्रकार के क्या? 2 आते हैं। एक मस्तिष्क, एक होता है मेरुरज्जु। क्या होता है? मेरुरज्जु। यानी हमारे अंदर जितनी भी क्रियाएं चलती हैं, उन सब को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? मस्तिष्क करता है या फिर मेरुरज्जु। हम आगे पढ़ेंगे किनको मस्तिष्क करता है, किनको मेरुरज्जु करता है। ठीक, वो पढ़ेंगे। तो 2 तंत्रिका तंत्र में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में 2, एक मस्तिष्क, एक मेरुरज्जु। ठीक, यह क्या करते हैं? जैसे मस्तिष्क मस्तिष्क क्या करता है? हमारे सभी अंगों को नियंत्रित करके रखता है, यानी हमारे सभी क्रियाओं को नियंत्रित करके रखता है। उसके बाद मेरुरज्जु भी बहुत सी जो हमें प्रतिक्रिया करनी होती है, जब तक देखिए प्रतिक्रिया में क्या होता है कि यहाँ से जब हमें संदेश जाता है, कहाँ तक? हमारे मस्तिष्क तक जाएगा जब तक संदेश, तब तक क्या होता है कि हमें नुकसान हो सकता है। तो इसलिए यह संदेश कहाँ जाता है? मेरुरज्जु तक। मेरुरज्जु कहता है कि इसके प्रति अनुक्रिया करो। ठीक, तो इसलिए क्या होता है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों किस में भाग आते हैं? यह केंद्रीय में। ठीक, अब परिधि क्या होते हैं? तो देखिए, परिधि जो होते हैं यह संकेत भेजते हैं। क्या करते हैं? संकेत भेजते हैं।
या फिर हम बोल सकते हैं सूचना भेजना। सूचना भेजना मतलब जैसे हमारे देखिए यह हाथ है, यहाँ की जो आपको पता चल गया कि मस्तिष्क जो है और मेरुरज्जु जो है, मेरुरज्जु हमारे यहाँ रीढ़ की हड्डी के पीछे होता है, ठीक, मतलब ये पूरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। तो ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु केंद्रीय है। तो उसके अलावा बाकी जो हैं, ठीक, हाथ के उसके बाद बाकी जो भी तंत्रिका तंत्र हैं वो सब क्या है, परिधि है, ठीक, यानी जो चारों तरफ से हो, ठीक, जैसे हाथ का हो गया, उसके बाद बाकी सभी, यानी मस्तिष्क और मेरुरज्जु को छोड़कर सभी क्या है, परिधि। तो यहाँ पर कहीं कोई चोट लगता है या फिर कोई चीज़ जैसे आंखों से हम देखते हैं तो क्या करते हैं, संदेश भेजते हैं ना, किसको, मस्तिष्क को या मेरुरज्जु को। यानी यह संदेश किसको भेजते हैं, केंद्रीय वाले को, या फिर मस्तिष्क को भेजेंगे या मेरुरज्जु को। तो ये संकेत भेजना या सूचना भेजने का कार्य करते हैं। यह हमारे हाथों के या फिर बाकी सब, यानी मस्तिष्क और मेरुरज्जु को छोड़कर जितनी भी तंत्रिका तंत्र के भाग हैं यानी हमारे शरीर में, वो सब क्या हैं, परिधि तंत्रिका तंत्र। समझ गए। तो चलिए देखें, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क, मेरुरज्जु, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं इसे। परिधि तंत्रिका तंत्र पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, संकेत भेजने का कार्य करते हैं या सूचना भेजने का कार्य करते हैं, दोनों एक ही बात है, ठीक। तो देखिए हमने इतना पढ़ा अभी तक, उसके आगे हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे जंतु कोशिका तंत्र, जंतु तंत्रिका कोशिका के बारे में, ठीक। इसके बारे में पढ़ेंगे जंतु तंत्रिका कोशिका, जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़िएगा ज़रूर। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।